लोगों को अवेयर करें कि योगा एक बहुत बेनिफिशियरी चीज है और वर्तमान में ये हमारी जो SWC है वहाँ पे योगा हो रहा है। सुबह 8 से 9 या जो भी टाइम आप लोग डिसाइड करते हैं, वो एक अवेयरनेस फैलाएगी कि उस फलाना जो SWC है ग्राम सभा स्तर पे, वहाँ पे जो है योगा होता है जिसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं वो दवाओं के साथ साथ आपको विशिष्ट योगा आसन भी बताते हैं, जिसको करके आप बहुत जल्दी दवा साथ लेते हुए ठीक हो सकते हैं। NHM का जो प्रपोर्शन है, इम्यूनाइजेशन है, ये डायरेक्टली हमारी SWC से लिंक नहीं है, और जो हमारी आशा बहनें हैं वो इस सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। मॉनिटरिंग और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूर्व से कर रही हैं, तो इसमें भी जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनसे रहेगी, वो आयुष की रहेगी। और जो भी ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं करवाएंगे, अभी तो जो हमारी 70 SWCs हैं उसमें जितनी भी हमारी CHOs हैं उनके माध्यम से, और जैसे हमारे हरिद्वार जनपद में डॉक्टर स्वास्तिक बॉस हैं, इन्होंने एक जनपद स्तर पे ही बहुत अच्छा ट्रेनिंग करवाई, जो हम लोग के लिए शायद आदर्श के रूप में बन रही है कि शायद अगली बार से हम लोग भी जनपद स्तर पे अलग अलग जगह छोटे छोटे कार्यक्रम ना करा के जनपद स्तर पे भव्य कार्यक्रम कराएं। तो जो भी हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल उन आशाओं के लिए होगा, उसमें हम लोगों ने प्रयास ये करना है कि बहुत सामान्य सी भाषा का हम लोग प्रयोग करें। लगभग पूरे उत्तराखंड में जो हिंदी भाषा है उसको सब लोग बहुत अच्छी तरीके से उससे वाकिफ है और जानते हैं। तो जो भी हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल हो, जो भी हमारा ट्रेनिंग सेशन हो, वो हिंदी भाषा में या अगर लोकल भाषा आप लोग बोलते हैं जिसमें आशा को सहूलियत हो उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। प्रयास ट्रेनिंग के माध्यम से हमारा आशा के लिए यही हो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से और एग्जाम्पल्स के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करें। मोटी मोटी बुकलेट्स या IC मटेरियल पॉम्फलेट के रूप में प्रदान करना बहुत ज्यादा उस आशा के लिए उपयोगी नहीं होगा। हम लोग अगर प्रयास ये करें लाइव एग्जाम्पल्स के माध्यम से उनको सरल भाषा में समझाएं, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। और जो IC डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके माध्यम से हो सकता है, पब्लिक तक वो लोग उसको बढ़ा सकते हैं। तो जो ट्रेनिंग जो हम लोग हमारे चिकित्सालयों पे जाकर भविष्य में देंगे, उसमें सामान्य, सरल और सहज तरीके से उनको आयुष के विषय में बताना है। और प्रकृति परीक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, क्योंकि वही एक आशा है जो क्षेत्र में जाके अपने अपने क्षेत्रों में जाके लोगों को प्रमोट करेगी प्रकृति परीक्षण करवाने के लिए, और वो लोगों को बताएगी कि प्रकृति परीक्षण आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए का कितना महत्वपूर्ण अंग है। प्रकृति जानने के बाद एक आयुर्वेद चिकित्सक दवाएं बेहतर ढंग से लिख सकता है और उसका प्रकृति का डाटा भी चिकित्सालय स्तर पर सुरक्षित रहेगा। तो ये तो हमारा बेसिक आशा ट्रेनिंग का मॉड्यूल हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है हम उसको देख लेते हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो CBAC फॉर्म है, और हमारे सभी चिकित्सा अधिकारियों के लिए ये बिल्कुल नई चीज है। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो कोई भी चीज आती है तो उसमें 3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। तो CBAC के संदर्भ में भी अगर हम लोग देखते हैं तो CBAC क्या है, इसको कैसे भरना है और इसको भर के होगा क्या। तो हम लोग प्रयास करेंगे इन 3 सवालों के अगर हम लोग आज जवाब ढूंढ पाए तो हम लोग की ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि CBAC क्या है, कैसे भरना है और भर के होगा क्या। तो देखिए, मैंने पहले भी जो मेरे पुराने सेशंस हुए थे उसमें बताने का प्रयास किया था कि हमारी जो भी SWC है वो कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में कार्य करेगी। और कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहने का अभिप्राय एक ऐसा केंद्र है जहां हमें प्राइमरी सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। बहुत एडवांस लेवल की सुविधाओं की कल्पना इन SWC लेवल पे नहीं की जा रही है। बेसिक कार्य NCD स्क्रीनिंग है और सामान्य चिकित्सा जो हम अपने SWC लेवल पे दे सकते हैं वो है, और मेन जो इसका एस्पेक्ट है वो रेफरल लेवल का है। तो बहुत एडवांस लेवल की चिकित्साएं नहीं, हमारा जो मेन फोकस रहेगा SWC लेवल पे वो सिर्फ जो है स्क्रीनिंग का रहेगा। और ये जो CBAC फॉर्म है, अच्छा, वैश्विक और भारत के परिवेश में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है भारत सरकार का भी और स्वास्थ्य विभाग के सभी अंगों का जो मैक्सिमम फोकस है वो फोकस NCDs के ऊपर है। उसका कारण जो है डाटा बड़ा स्पष्ट है। जो भारत में मोर्टेलिटी रेट है तो 60% सिर्फ इस NCDs के माध्यम से। तो उस मोर्टेलिटी को कम करने के लिए ही इन CBAC फॉर्मों की कल्पना की गई। तो CBAC फॉर्म क्या है? CBAC फॉर्म एक सामान्य से क्वेश्चनर्स का सेट है जिसमें ऐसे सवालों को चिन्हित किया गया है
जिनका जवाब लेके हम लोग एक क्षेत्र विशेष में एनसीडी होने की कितनी संभावना है उसको जान सकते हैं। एनसीडीज भी 5 प्रकार की, 2 डायबिटीज हाइपरटेंशन और 3 प्रकार के सामान्य कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और वेजाइनल कैंसर। तो इन 5 प्रकार की जो एनसीडीज हैं, इनका एक क्षेत्र विशेष में असेसमेंट जिस फॉर्म के माध्यम से किया जाता है, जिस फॉर्म के माध्यम से हम जानते हैं कि एक व्यक्ति विशेष में 5 प्रकार की एनसीडीज होने की संभावना ज्यादा है, उसको हम लोग सीबैक फॉर्म बोलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। तो अगर इसके क्वेश्चनायर पे हम आते हैं, पहली चीज तो यही, ये फॉर्म जो है हमने नहीं भरना है, चिकित्सा अधिकारी नहीं भरेगा, ये फॉर्म हमारी आशा बहन भरेगी। और बड़ी अच्छी बात है, जितने भी सीबैक फॉर्म है आशा बहनें इसको पहले से भरती हुई आ रही हैं, वो इसमें अभ्यस्त हैं, वो इसमें निपुण है, तो उनको ये फॉर्म कैसे भरना है बताने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी अगर हम लोग देख लें तो ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चनायर इसमें बना हुआ है। और जो इसका पार्ट 1 है, जिसको हम लोग पार्ट ए बोल रहे हैं, उसमें जो हमारी 2 मेन एनसीडीज है, जो प्रमुख 2 मेन एनसीडीज है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन का क्वेश्चन आया है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन आया है और उसमें स्कोरिंग पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पहला पेज है जो आपके इसमें डिस्प्ले हो रहा है, उसमें व्यक्ति विशेष की उम्र का उल्लेख है, उसका जो है जो अल्कोहल और स्मोकिंग के विषय में क्वेश्चन आया है और उसको लेके मार्किंग दी है। बहुत सामान्य प्रश्न है आशा लेवल के और इसकी स्कोरिंग 4 है। तो अगर हम स्कोरिंग देख लें, स्कोरिंग 4 का क्या मतलब है, तो किसी भी स्टेज में जिस व्यक्ति की हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सीबैक फॉर्म भर रहे हैं, उसका सीबैक स्कोर अगर 4 से ऊपर आता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन होने की संभावना ज्यादा है। तो अगर व्यक्ति विशेष में डायबिटीज या हाइपरटेंशन होने की संभावना ज्यादा है तो उस स्थिति में वो जो आशा है उस व्यक्ति को प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी एचडब्ल्यूसी पे रेफर करेगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण रेफरल मैकेनिज्म का पहला पॉइंट वही आशा है। कोई भी व्यक्ति जिसके सीबैक फॉर्म की स्कोरिंग 4 से ज्यादा होती है, उसको आशा प्रायोरिटी बेसिस पे हमारे एचडब्ल्यूसी पे स्क्रीनिंग के लिए भेजेगी, मे बी अगले हफ्ते या 10 दिन के आसपास। और जिस व्यक्ति का सीबैक स्कोर 4 से कम आता है, अधिकांश का सीबैक स्कोर 4 से कम ही आएगा, तो जिसका भी 4 से कम आता है स्क्रीनिंग उसकी भी होगी और उसकी प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं होगी। तो हम ये समझ लेते हैं सीबैक फॉर्म किसका भरना है, ये भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। जिस क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र की समस्त आबादी जिसकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, उस समस्त आबादी का सीबैक फॉर्म भरा जाएगा। प्लस एक एक्सेप्शन इसमें है, एक जो है अपवाद इसमें है, अगर कोई व्यक्ति विशेष भले ही 30 वर्ष से कम की उम्र का हो पर वो किसी डायग्नोज्ड एनसीडी का शिकार हो, कोई ऐसी एनसीडी उसको पहले से मौजूद है 30 वर्ष से नीचे भी, तो उस व्यक्ति विशेष का भी एनसीडी फॉर्म भरा जाएगा, अन्यथा सीबैक फॉर्म भरा जाएगा। अन्यथा की स्थिति में 30 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों का सीबैक फॉर्म हमने भरना है। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, देख रहे थे कि एक सामान्य सा सवाल आया था, मैं अभी इसी को यहीं पे बता देता हूँ कि सीबैक 30 वर्ष से नीचे के लोगों का भरना है, तो ये जो डायग्नोज एनसीडीज है, 5 हमारी एनसीडी है ना, जिसके माध्यम से इनके लिए हमने सीबैक फॉर्म भर रहे हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, 3 टाइप्स ऑफ कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो वो स्थिति तब होगी 30 साल से कम है और अगर डायग्नोज एनसीडी है तो उसका भी हम लोग सीबैक फॉर्म भरेंगे। अच्छा, एक स्थिति ये आ रही है कि हम सीबैक फॉर्म भरेंगे किसके साथ, ठीक है, जैसे हम लोग अगर तराई क्षेत्र में देखें, देहरादून क्षेत्र में देखें, तो एक चिकित्सालय लगभग जो मुख्यालय के चिकित्सालय हैं वो शायद 1 लाख की आबादी के बीच भी कार्य कर रहे होंगे, तो 1 लाख की आबादी का हमको सबका सीबैक फॉर्म नहीं करना है, ठीक है। हमारी जो पंजीकृत आबादी है वो वही आबादी है, भले ही हम लोग 1 लाख की पॉपुलेशन के बीच बैठे हुए हैं, पर जो हमारी पंजीकृत आबादी है, जो रजिस्टर्ड आबादी है, वो वही वाली आबादी है जिसको हमारी आशा बहन डील कर रही है। हमने 5 आशाएं हमारे क्षेत्र में अगर हमने चुनी है एचडब्ल्यूसी के लिए, तो हमारे चिकित्सालय में सिर्फ उसी जनसंख्या का सीबैक फॉर्म भरा जाएगा जो हमारी आशा बहन के तहत पंजीकृत है। जो हमारी 5 आशाएं बहनें हमने अपने एचडब्ल्यूसी पे रखी है, जो पॉपुलेशन उन्होंने पंजीकृत की है, तो कहने का मतलब है, कल्पना की जाती है कि तराई क्षेत्र में एक आशा के पास 1000 की पॉपुलेशन है और ग्राम सभा क्षेत्र में लगभग 600 की आबादी पे कार्य कर रही है। तो जो भी पॉपुलेशन हमारी आशा कवर कर रही है
वही उसी आबादी को हम लोगों ने कवर करना है, ये सीबैक फॉर्म और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन के माध्यम से। तो ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अगर आप लोग इनका फैमिली फोल्डर भी बनाएंगे और सीबैक को भी अपने पास संरक्षित रखेंगे तो ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। तो इस बर्डन को आप लोग हटा दें कि हम लोग अगर 1 लाख की आबादी में बैठे हैं, 50 लाख की आबादी में बैठे हैं, तो सबका सीबैक फॉर्म हमें नहीं भरना है, सिर्फ उन्हीं पंजीकृत लोगों का भरना है जो आशा के माध्यम से उनके रजिस्टर में पंजीकृत है। तो ये हमारा सीबैक फॉर्म है, आशा इसको भरेगी। और इसका अगर हम लोग दूसरे सेट पे आते हैं, तो जो हमारा दूसरा सेट है उसके जो क्वेश्चनायर है, उसके क्वेश्चनायर यस और नो में है। इसके माध्यम से हम लोग 3 टाइप्स ऑफ कैंसर होने की संभावना कितनी है इसको देख रहे हैं, और साथ में इन्होंने जो है टीबी और लेप्रोसी का क्वेश्चनायर भी जोड़ दिया है डाटा कलेक्शन के उद्देश्य से। तो इसमें भी अगर किसी भी क्वेश्चनायर में यस की स्थिति होती है तो उस स्थिति में भी वो आशा प्रायोरिटी बेसिस पे उस व्यक्ति विशेष को हमारे एसडब्ल्यूसी पे स्क्रीनिंग के लिए भेजेंगे। तो ये बहुत सामान्य सा हमारा सीबैक फॉर्म है जिसको हम लोग लेकर थोड़ा परेशान हो रहे थे। बहुत ही सामान्य क्वेश्चनायर है जिसको हमारी आशा बहन पहले से भर रही है, तो इसको लेके हम लोगों ने बहुत चिंतित नहीं होना है। पर इसकी एक कॉपी जो है हम अपने चिकित्सालयों में सुरक्षित जरूर रखेंगे। वैसे जो कल्पना की गई थी उसकी पूरी ऑनलाइन कल्पना की गई थी, पर अभी वो सिस्टम शायद हम लोग जनरेट नहीं कर पाए हैं, तो इसकी हार्ड कॉपी हम लोग हमारे चिकित्सालय स्तर पे सुरक्षित रखेंगे। और बहुत ज्यादा फॉर्म ये नहीं होने वाले, आप जो है आशा जितने के माध्यम से जितने लोग पंजीकृत हैं उतने ही फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे सुरक्षित रखते हैं। तो ये हमारा सीबैक फॉर्म हो गया। और इसी के बाद एक विशेष चीज आती है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन जिसको हम लोग फैमिली फोल्डर भी बोल रहे हैं या फिर फैमिली इम्पैनलमेंट भी बोल रहे हैं। तो अगर बहुत आसान सी भाषा में इसको हम लोग समझ लेते हैं, तो एक सादे कागज में अगर हम लोग एक परिवार के समस्त लोगों का विवरण लिख लें, कितने साल का है, इसकी क्या उम्र है, इसकी क्या हेल्थ की स्थिति है, तो वही एक जो सामान्य सा कागज है वो हमारा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन है, जिसको ही हम लोग फैमिली इम्पैनलमेंट भी बोल रहे हैं और जिसको हम लोग जो है फैमिली फोल्डर की स्थापना करना ही बोल रहे हैं। तो उसका ये सामान्य सा फॉर्म है। इस फॉर्म को भी हमारी आशा बहन भर रही है, वही भरेगी, सबमिट आपके पास होगा। पहले से भर रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी इसमें आशा को नहीं है, हमारे लिए नई चीज है। अगर इसके भी सवाल हम लोग देखेंगे तो बहुत ही सामान्य से सवाल है। आशा का नाम है, पीएचसी का नाम है, किस प्रकार के घर में वो रहती है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है वहां पे, और इसके नीचे जो है सभी सदस्यों का डिटेल आ रही है, सभी सदस्यों की डिटेल आ रही है। इसमें एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि उस परिवार की इंडिविजुअलिटी बनी रहे, उस व्यक्ति विशेष की इंडिविजुअलिटी बनी रहे, इसके लिए अभी जो व्यवस्था की गई है वो ये की गई है कि परिवार को हम लोग एक यूनिक कोड देंगे और उस व्यक्ति को हम लोग एक यूनिक कोड देंगे। तो परिवार का क्या कोड रहेगा, नेशनल परिवार जो रजिस्टर रहता है जो हमारी ग्राम सभाओं में है, क्षेत्रीय स्तर पे है, उसमें एक परिवार को जो है विशिष्ट नंबर दिया जाता है। तो एनपीआर रजिस्टर जो है उसमें जो उस परिवार का नंबर है वही यहाँ पे इसमें डाला जाएगा, और व्यक्ति विशेष की जो यूनिक आईडी है वो उसका आधार कार्ड नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉपुलेशन न्यूमरेशन फॉर्म है, यही जो है हमारा फैमिली फोल्डर भी और यही फैमिली इम्पैनलमेंट भी। नाम अलग अलग है, सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, पर ये बहुत आसान चीजें हैं, हमारे एसडब्ल्यूसी के लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर उनकी कोई एनसीडी की हिस्ट्री होगी तो वो इसमें डली रहेगी, आशा बहन इसको कर रही है। तो अगर हम इसको देखते हैं इस तरीके से कि इसमें मतलब ये कार्य होगा कैसे। देखिए, एक आशा जब किसी क्षेत्र में जाती है तो सबसे पहले एक परिवार में जाएगी, और एक परिवार में जितने भी पंजीकृत लोग हैं, पैदा होने से लेके बुजुर्ग होने तक की अवस्था के जितने भी लोग हैं, उनका एक जो है खाका बनाएगी कि सीबैक फॉर्म के माध्यम से सबकी एज डालेगी, तो वो उसका पॉपुलेशन इन्यूमरेशन हो गया। उस परिवार का ये एक फैमिली फोल्डर हो जाएगा। तुरंत आशा बहन हमारी उस फैमिली फोल्डर को देखेगी उसी समय, और उसमें जितने भी 30 साल से ऊपर के लोग हैं तत्काल उनका सीबैक फॉर्म भी भर देगी, क्योंकि एक बार वो परिवार में जा रही है, बार बार नहीं जाएगी, तो तत्काल उस परिवार का फैमिली फोल्डर भी बन गया, फैमिली इम्पैनलमेंट भी हो गया, और जितने 30 साल से ऊपर के लोग हैं उनका सीबैक फॉर्म भी उसने हाथों हाथ भर लिया। और किसी की स्कोरिंग अगर 4 से ज्यादा है या किसी के जो दूसरे माना कि उसमें यस की टेंडेंसी आ रही है, तो उस स्थिति में उनको प्रायोरिटी बेसिस की स्क्रीनिंग के लिए हमारे चिकित्सालय को भेजेगी। और इसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग जो है प्राइमरी स्टेज पे ही कि जितनी एनसीडी है उनको कवर कर सकें, इनकी संभावना बहुत ज्यादा ना हो, शुरुआती स्क्रीनिंग हो जाए, तो डायग्नोस्टिक रूप में जाके हम उनको जो है शुरुआती स्टेज पे ठीक कर सकते हैं।
तो अगर हम लोग एचडब्ल्यूसी की कल्पना कर रहे हैं तो देखिए एचडब्ल्यूसी 12 क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देगी। ठीक, 12 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं उन 12 क्षेत्रों में, और प्राइमरी सेवाएं देगी। बहुत एडवांस लेवल पे सेवाएं नहीं देनी है। आगे जो हमारा रेफरल सिस्टम है उसको भी हम देखेंगे कि क्या हमारे रेफरल ट्रिगर है, किस स्थिति में जाके हमने मरीज को रेफर करना है। तो हम लोगों से जो अपेक्षा की गई है वो बेसिक हेल्थ केयर देने की है और एनसीडी की स्क्रीनिंग करके उचित संस्थान में उस व्यक्ति विशेष को हम लोगों ने भेजना है। 12 सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स को अगर हम देखें तो बच्चे के पैदा होने से लेके उसके बुजुर्ग होने तक की जितनी भी अवस्था है, उस बाल्यकाल से बढ़ता हुआ बच्चा जब बुजुर्ग हो जाएगा तो उसकी जितनी भी सेवाएं हम देंगे वो इन 12 सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स में आती हैं। और उसमें हम लोगों ने प्राइमरी सर्विसेज देनी है। जी सर। इसमें जो बी वाला सेक्शन है इसमें आपने कहा है कि हाइपरटेंशन डायबिटीज हम स्क्रीन कर लेंगे। जी सर। लेकिन इसमें जो है अगर सर्वाइकल कैंसर की होगी तो हमारे पास ना तो स्पाइरोमीटर रहेगा ना आप लेट्समियर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे? नहीं देखिए ये जो आप इसका बता रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए, ठीक, डायबिटीज हाइपरटेंशन दोनों की स्क्रीनिंग आपके पास हो रही है। बाकी वेजाइनल स्क्रीनिंग में दिक्कत आएगी पर हाँ नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये तीनों चीजों की स्क्रीनिंग कैसे होगी, ये इसके लिए हमारी मास्टर ट्रेनर यहाँ पे मौजूद है और इसका अलग सेशन इसके बाद आने वाला है कि इनकी स्क्रीनिंग आपने कैसे करनी है। वैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन की हम लोग पर मशीन और वो स्ट्रिप्स हैं ही, और जहाँ तक मैम से जानकारी होगा कि वो ओरल कैंसर की शायद देख के और प्लाक के हिसाब से वो एग्जैक्टली मैडम आपको एक्सप्लेन कर देंगे वो किस तरीके से करनी है। तो वो भी सामान्य प्रक्रियाएं हैं, बाकी वो विषय मैडम का है, उसके विषय बताइए। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्क्रीनिंग करनी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पिछली बार भी किसी ने उठाया था कि देखिए इसमें जब हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे तो एक तो हमारी मंथली रिपोर्ट जाती है, एक हमारा फॉर्म 1 जाता है। दोनों में हाइपरटेंशन और डायबिटीज के केस हम लोग लिखते हैं। तो जो हमारा फॉर्म 1 है, जो विशिष्ट एचडब्ल्यूसी का फॉर्म 1 रिपोर्टिंग आपको मंगवाई जाएगी, उसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन के केसेस आप सिर्फ वही वाले लिखेंगे जो सीबैक फॉर्म के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं। बाकी मंथली रिपोर्टिंग में आपके पास जो भी व्यक्ति विशेष आ रहा है डायबिटीज हाइपरटेंशन वाला, उसको आप अपनी मंथली एमपीआर में अंकित करेंगे। पर जो आपकी फॉर्म 1 वाली रिपोर्ट, इस एचडब्ल्यूसी की विशिष्ट रिपोर्ट जो जाएगी, उसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज के आप वही केसेस डालेंगे जो सीबैक फॉर्म के माध्यम से आपके पास आएंगे। उसके जिसमें जैसे सीबैक फॉर्म एक बार किसी का भर दिया गया और महीने में 5 बार आ रहा है, तो उसकी एंट्री 5 बार होगी? नहीं, वो एक बार जब वो फर्स्ट टाइम आएगा वो नए पेशेंट, बाकी तो फॉलोअप माना जाएगा। तो फिर ऐसे में तो एंट्री कम हो जाएंगी ना फिर? नहीं, वो फॉलोअप का विकल्प है उसमें जो है वो फॉलोअप के केसेस में आएगा और फुल फॉर्म में रहेगा वो आपके, पर सिर्फ सीबैक वाला रहेगा, उसको जो है हम लोग फॉलोअप में काउंट करेंगे। पहले के लेक्चर में आप थे नहीं इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे ले लें। मेरे सवाल था सीबैक फॉर्म 30% से ऊपर भरा जाना है। इसको अगर डायग्नोज एनसीडी वाला केस है उसका हम लोग जरूर भरेंगे। हाँ, उसका जरूर भरेंगे, उसका डाटा भी हमारे पास उपलब्ध रहेगा। हाँ मैडम, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जैसे जब हम लोग आउटरीच एक्टिविटी पे जाते हैं तो वहाँ जो भी स्ट्रिप हम लोग यूज करेंगे डायबिटीज, वो हमारी डायबिटीज स्क्रीनिंग में आ जाएगा, किसी व्यक्ति का करें, ठीक, तो उसकी रिपोर्ट आपके एमपीआर वाली जो रिपोर्ट हमारी जाती है उसमें जाएगी, बिल्कुल जाएगी। पर इस वाली में नहीं जाएगी। जो फॉर्म, जो एचडब्ल्यूसी की आप रिपोर्टिंग करेंगे उसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन वही केसेस माने जाएंगे जो हमारे सीबैक फॉर्म के माध्यम से आते हैं, जो कि कभी आ रहे हैं ना, ओपीडी कम हो जाएगी, स्क्रीन कम हो जाएगी। टोटल डीएमसी